दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या कुछ लग रहा है जो कि हाट विधानसभा में एक तरफ सरफराज साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और दूसरी तरफ शाहनवाज साहब भी हैं और दोनों भाई आपस में वार और पलटवार भी चल रहा है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, बात ऐसे है साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ, वार पलटवार की बात नहीं है। मैं इससे पहले भी कई सारे न्यूज़ चैनल पे मैं बता चुका हूँ कि सरफराज साहब को जो है, एक वालिद मोहतरम के बाद, जनाब तस्लीमुद्दीन मरहूम साहब के बाद, जब वो इस फ़ील्ड में आए और इससे पहले भी रहे और काफ़ी बेहतरीन नेता है। और इस बुनियाद पे मैं कहता हूँ कि अपने वालिद मोहतरम के छत्र छाया पे जीने वाला इंसान, और उसके बाद उन्होंने उनको राजनीति सिखाया और फिर ऐसे जगहों से निकल के रख के आए हैं जो कि हम और आप बखूबी जानते हैं। और शाहनवाज की बात कर रहे हैं, तो ये बात खुल करके मैं बताना चाहूँगा कि वो एक दोगले किस्म का आदमी है। इससे मुराद मैं इसलिए कहूँगा कि उनको जब किसी मतलब कि वही लालटेन वाले जिसे कहते हैं लालू यादव साहब, बिहार को जंगल राज बनाने वाला नेता, वो हमारे लालू यादव जी हैं, ठीक है? और जब वो वहाँ से टिकट उनको नहीं मिला शाहनवाज को, तो फिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है उनको टिकट देने का काम किया। वो इसलिए देने का काम किया, हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने बड़ा दिल करके उनको टिकट देने का काम किया कि चलो हमारे एक एज ए मुस्लिम होने के नाते एक हितैषी हैं, हमारे रहनुमा हैं, और इनके वालिद मोहतरम ने भी हमारे कौम के लिए और लोगों के लिए, हर बिरादरी के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो उस बुनियाद पे कि भाई चलो कहीं ना कहीं हमारे भी एक साहब रियासी अगर आ रहे हैं तो बेहतर है मुस्लिम समाज के लिए, और हमारे हित के लिए बात करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने अपने जीतने के बाद इलेक्शन एमआईएम से उनको टिकट मिला, फिर वो जीत करके फतेह हासिल की। और हम लोगों ने भी सरफराज साहब को जो इग्नोर कर दिया था, हमने कहा चलो एमआईएम को एक बार मौका देते हैं। तो अब एमआईएम को हम मौका दिए, शाहनवाज साहब जीत करके आए और उन्होंने जनता के साथ जो विश्वासघात किया, उन्होंने जनता को जो धोखा देने का काम किया, तो जो कि हार्ट का जो जनता है वो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। और इस इलेक्शन में तो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगा। वो चंद पैसों के चक्कर में और क्या कहते हैं कि मंत्री बनने के चक्कर में, आपदा प्रबंध मंत्री जब उनको बनाया गया और अपने आप में उन्होंने 4 व्यक्ति को और ले गया अपने साथ। तो हमारे कौम में एज ए मुस्लिम में ये जो गद्दार लोग निकलते हैं ना, जो पीठ पे छुरा घोंपने का काम करते हैं, ये गद्दार शाहनवाज जैसे लोग करते हैं। और वहाँ की टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि हाट विधानसभा में जैसे कि अभी पिछले दिनों अब्दुल्ला सालिम साहब एक चैनल पर इंटरव्यू दिए। उन्होंने कहा कि आपको, आपके परिवार को 40 साल मिला, लेकिन जो कि हाट को क्या मिला? देखो, ये बात भी बहुत बेहतर बात मौलाना ने कही। इस बात पे भी गौर करने की ज़रूरत है कि एक अरसा दिया गया है वालिद मोहतरम के बाद, उन्हीं के ख़ानदान आज तक हुकूमत करती आई है, जो कि हाट विधानसभा पर। तो ये भी एक सवाल उठता है कहीं न कहीं कि भई आप अगर अपने जो कि हार्ट को अगर आप चमका नहीं सके, अगर आप विकास के मोड़ पे नहीं ला सके, तो फिर ये हो क्या रहा है समाज में? समाज को क्या फ़ायदा मिल रहा है? तो इससे ज़्यादातर यही समझ में आ रहा है कि आपको सिर्फ़ सत्ता चाहिए, सत्ता की लालच है, आप काम करना नहीं चाहते, जनता के हित में कोई अच्छा बेहतर विकल्प नहीं लाना चाहते हैं आप। तो फिर यही चीज़ मैं कहूँगा, लोग जो है ना सिर्फ़ सियासत के भूखे हैं और पैसे के भूखे हैं, उनको हमेशा पावर चाहिए, काम करने की बुनियाद पे कोई फ्रंट पे काम नहीं आता है, ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करते हैं। और उसके बाद जब वो मंत्री बन जाते हैं या विधायक बन जाते हैं, उसके बाद उनके कानों में फ़ोन होता है, गाड़ियाँ होती है, बॉडीगार्ड होते हैं, पैसे बेशुमार हैं, फिर उन्हें खुद की ज़िंदगी में मशगूल हो जाते हैं। अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब कह रहे हैं कि मुझे अगर जो कि हाट की जनता मौका देती है, तो मैं यहाँ की करप्शन को ख़त्म कर दूँगा। हाँ, ये बात भी बहुत अच्छी बात की उन्होंने। मौलाना सालिम चतुर्वेदी को मैं पर्सनली जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत बेहतर इंसान हैं और पॉलिटिक्स में बहुत बेहतर नॉलेज भी रखते हैं और कानून का माहिर आदमी हैं। और मैं दिली मेरी ख्वाहिश भी है कि मौलाना जैसे लोग हमारे इस पॉलिटिकल में हिस्सा लें और उनको, जो कि हार्ट का जनता, उन्हें मौका दें। मैं भी चाहता हूँ उनके लिए बेहतर है, अच्छे बात भी बेहतर करते हैं और लोगों के हित में भी काम किया उन्होंने, और एमआईएम के प्रति जो है उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और उनको आना चाहिए।
एमआईएम को लेकर के पूरे बिहार में कैसे देखते हैं? पूरे बिहार में क्या कुछ परफॉर्मेंस रहेगा एमआईएम का? देखिए, एमआईएम का परफॉर्मेंस पिछले ट्रिप से इस ट्रिप में बहुत बेहतर है और बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ख़ास तौर से कि जिन लोगों ने एमआईएम के प्रति धोखा दिया, और अभी मैंने बताया ना कि जैसे कि चचा पलटू हमारे, उन्होंने अभी वक्फ बिल पे उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एक तरफ हो गए। एज ए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया, जिस बुनियाद पे कि एज ए मुस्लिम कौम बहुत नाराज़ है उनसे और उन्हें कभी बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें माफ़ नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि तेजस्वी ने 8वीं फेल बंदा, वो चाहता है कि मैं अर्श गद्दी पर जाके हुकूमत करूं, और जिन्होंने आज हैं आप महागठबंधन में एमआईएम को ले लेना चाहिए तेजस्वी को। देखो, अगर महागठबंधन अगर हमारे एमआईएम को भी नहीं लेता है ना, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि फ़र्क उन्हें पड़ने वाला है। आरजेडी वालों को बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने ऐसी गद्दारी की है कि भाई हमारे 4 विधायक को आपने ख़रीद लिया। क्यों ख़रीदा भैया आपने? तो आपका क्या मंशा है? आपका यही मंशा है कि आप असल में ये था कि उस वक्त जो है ना, उस वक्त ये मतलब था कि भाई सरकार बन रही है हमारी और हम विकास करेंगे बिहार के अंदर, और उस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार 17 महीना रही और हमने 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दिया है। तो फिर अब और क्या हो? अब फिर उसके बाद क्या हो गया? जैसे आपने 4 विधायक हमारे ख़रीद करके ले गए, और वैसे आपका सत्ता गिर गया। भाई दुनिया का बदला दुनिया में दिखा दिया ना आपको। तो मैं कहता हूँ तेजस्वी को कि आपको समझने की ज़रूरत है। आप हमेशा मुस्लिम लीडरशिप को जो है ना ख़त्म करने का काम करने का कोशिश किया आपने। कभी भी मुस्लिम लीडरशिप को आपने उभरने नहीं दिया आपने। क्यों? ऐसा क्यों? ना तो मुसलमानों के साथ आप सत्ता के हकदार नहीं बनाते हैं आप, मुसलमानों के साथ कोई बेहतर इंसाफ नहीं करते हैं आप। सिर्फ माइक पे आ करके, बड़े बड़े मंच पे आ करके एक बोल देना, एक लॉलीपॉप की तरह भाषण दे देना, ये कुछ नहीं होता है। नहीं, कहा कि मुसलमानों को अगर किसी ने तकलीफ पहुंचाया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, कई बार तेजस्वी यादव बोले। अरे भैया, मुझे ईंट से ईंट न बजाओ, मुझे माफ़ करें आप। अभी अभी तो भाजपा को कहिएगा ना, भाजपा करेगी, एनडीए करेगी, नीतीश कुमार करेंगे ना। वो ये कह रहे हैं कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम कई सारे उनकी जो है मैनिफेस्टो है, और उन्होंने कहा है कि हम इन कामों को करेंगे। उसमें ये भी है कि भ्रष्टाचार को भी हम मुक्त करेंगे, और क्या कहते हैं कि माई बहना योजना के नाम पर जो है कई सारी। मुझे ये बताएं, इससे पहले उसके वालिद ने हुकूमत किया तो सत्ता में तो बहुत काफ़ी समय से काबिज़ हैं। फिर उसके बाद आपको 17 महीना दिया गया। 17 महीने अगर आपको वक्त दिया तो करप्शन जब क्यों नहीं ख़त्म किया आपने? फिर और आप मौका मांग रहे हैं, तो क्यों दी जाए आपको मौका? किस बुनियाद पे दी जाए आपको मौका? बताएं ना आप मुझे। हम बिल्कुल नहीं दे सकते ना, इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप लोग जो है ना सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं कि हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम करप्शन ख़त्म करते कुछ नहीं है आप। ठीक है, ये बोल बच्चन है आप लोगों का। सिर्फ मुसलमान का एकजुट वोट चाहिए, पूरे 17% मुसलमानों का वोट चाहिए, और उससे सत्ता की मलाई खाने और कुछ नहीं करने। एक भी डिप्टी सीएम आप मुसलमान को क्यों नहीं बनाते हैं? बड़ा चेहरा एक बड़ा चेहरा बता दें आप, जो अपने साथ कंधे से कंधे मिला करके चलने का काम करते हैं। 17% वोट होने के बावजूद भी आपने हमें ऐसे फेंक देते हैं जैसे कि कोई गीदड़ भक्ति है, कोई सुन ही नहीं रहे, हमारी बात ही नहीं सुन रहा। आप अपने पास में नहीं बिठाते, हमें कुर्सी नहीं देते, हमें नीचे बिठाने का काम करते हैं। हम दरी बिछाने के लिए आए हैं क्या? हम क्यों बिछाए? ये तो असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब वाली भाषण सुन के आप लोग बोल रहे हैं, वरना पहले कहाँ बोलते थे? पहले तो आरजेडी का गढ़ हुआ करता था, जो कि प्रखंड जो है। देखिए, ऐसा है, अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ बोलते हैं तो बेहतर बोलते हैं, हमारे हक के लिए बोलते हैं। अगर मैं उनकी ज़बान बोलता हूँ तो बेहतर बोलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर मुसलमान को बोलना चाहिए उनकी बात। गलत क्या कह रहे हैं? हमें सत्ता चाहिए ना। अगर हम 4 भाई हैं तो 4 भाई का अगर 100 गज का प्लॉट है तो चारों भाई को 25-25 गज आना चाहिए ना। तो ये तेजस्वी लेके बैठ जाता, पूरे लेके बैठ जाता। हमें वो 25 गज के 10 गज के भी हिसाब से नहीं दे रहे, क्यों देना दे? और अख्तरुल इमाम साहब जो है, अख्तरुल इमाम साहब कह रहे हैं कि हम 50 से 60 सीटों पर लड़ेंगे। क्या लगता है कितना मतलब परफॉर्मेंस हो सकेगा? देखिए, अगर जैसे कि हमारे सदर साहब हैं, अगर उन्होंने फ़ैसला लिया तो बेहतर ही फ़ैसला लिए होंगे अपनी जानिब से। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान है तो वो आरजेडी वालों का है, तो उनको कमर कसने की ज़रूरत है। दबाव बना रहे हैं आरजेडी पर कि महागठबंधन में हमको ले लीजिए। नहीं, दबाव नहीं बना रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम ज़मीन पे उतर के काम कर रहे हैं। हम दबाव क्यों बनाएंगे? और वो रोकने वाला होता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें इस चीज़ का इजाज़त देता है। हम इलेक्शन लड़ेंगे, फाइट करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या परेशानी है भाई? हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे।
सीमांचल बातें करने लगे हैं आप। तेजस्वी साहब से कुछ दे दिया है क्या आपको? पोट्री वोट्री बता दें आप मुझे। सीमांचल से मिथिलांचल तक पहुंच गई है पार्टी। भी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तो बहुत सारे हिंदू कैंडिडेट भी हैं, रंजीत राणा साहब हैं, और बहुत सारे फ्रंट पे आने वाले चेहरे और आएंगे इंशाल्लाह। आप देखिए, बहुत बेहतर और दिलचस्प होने वाला है बिहार इलेक्शन में, बहुत बढ़िया होगा। आप टेंशन ना लें और आप लोग धीरज रखें, और ये तेजस्वी वाला ज़बान ना रखें आप लोग।